हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ लॉ इन द कंपटीशन कम्युनिटी। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं एक वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक नोटिफिकेशन के बारे में, एक डिस्कशन करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो इस वक्त ऑलमोस्ट हर सिविल जज एस्पिरेंट, स्पेशली जो कि एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से हैं, उनको इस चीज में काफी ज्यादा डाउट आ गया है। एक बड़ा ही रिक्वेस्टेड वीडियो, एक बड़ा ही रिक्वेस्टेड डिस्कशन जो आप लोग करना चाहते थे, आप लोग जिसके बारे में सुनना चाहते थे और हम भी आपसे उस बारे में बात करना चाहते थे। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए जो नोटिफिकेशन आया, जो रिसेंटली बीते कुछ दिनों में रिलीज हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपको वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से दिवाली के बाद एक मध्य प्रदेश में बम फटा जिसकी गूंज पूरे देश में इस वक्त उठ चुकी है, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के बीच में। तो आज हम इस नोटिफिकेशन को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और हां, जिस बारे में आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है इस नोटिफिकेशन के बारे में, वो भी हम इस वीडियो के आखिरी में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये वीडियो बन क्यों रहा है, यानी कि आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश सिविल जज का नोटिफिकेशन आ चुका है 17 तारीख को, यानी कि 17 तारीख बीते 2 दिनों के पहले एक नया नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने सिविल जज के पदों को निकाला। तो ये तो खुशखबरी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको लेके मेजर डाउट्स हैं कि ये आपको किस तरह से अफेक्ट करेगा। वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करके आपके दिमाग से वो डाउट को क्लियर कर देंगे। हम इस नोटिफिकेशन को डिकोड करेंगे और ये बात सच है कि इस नोटिफिकेशन में ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं, लेकिन इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि एट द एंड ऑफ द डे ये है तो एक अपॉर्चुनिटी ही, यानी कि आपको सिविल जज बनाने का, आपका जो सपना था सिविल जज बनने का, उसके लिए एक ओपनिंग है, यानी कि आप पेनिट्रेट करके अंदर जाके अपनी पोस्ट को ग्रैब कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन को पढ़ना जरूरी है, वो कितना सही और कितना गलत वो हम आखिरी में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समझना कि ये नोटिफिकेशन है क्या और किस बारे में ये बात करता है। तो 2 दिन पहले मध्य प्रदेश सिविल जज, यानी कि मध्य प्रदेश की जो उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने पद निकाले सिविल जज के। बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो फाइनली पद आ गए, अब आपको मौका मिल चुका है अपनी तैयारी करने का और एग्जाम देने का और अपनी सीट को लॉक करने का। लेकिन उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ऐसे हुए जिसको लेके आपको डिस्कशन हो गया। तो अभी हम 3 पॉइंट्स पे इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट डेट्स, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या दिक्कत हुई, और तीसरा सिलेबस, कि सिलेबस में क्या इशू हो रहा है। नंबर ऑफ पोस्ट तो आपको पता है, लेकिन हम वो भी आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम बात किसके बारे में क्या कर रहे हैं। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश यानी हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने क्या किया, अपनी पोस्ट निकाली है। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए। वो अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आपके दिमाग में ये नोटिफिकेशन भी काफी हद तक क्लियर आउट होता चला जाएगा। तो भाई आपका जो नोटिफिकेशन है वो 17 नवंबर कितने बजे से, रात को 9 बजे से फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। और आप कब तक फॉर्म भर सकते हैं, 18 दिसंबर 2023 रात को 9 बजे तक। अपने दिमाग में इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बच्चे ये सोचते हैं कि रात को 12 बजे तक का टाइम है। ऐसा नहीं है, रात को 9 से शुरू हुआ था और 18 दिसंबर 2023 के रात के 9 बजे तक का ही टाइम आपको मिलेगा। करेक्शंस करने के लिए 22 दिसंबर की डेट है सर, दोपहर 12 बजे तक। और उसके साथ ही साथ जो भी आपकी आखिरी डेट है जिसमें आप करेक्शंस कर सकते हैं अपने फॉर्म में, वो 24 दिसंबर की है। यानी कि 18 दिसंबर को जब फॉर्म बंद हो जाएंगे तो फिर उसके बाद 22 दिसंबर से करेक्शंस के लिए विंडो खुलेगी। और करेक्शंस में आप सब कुछ करेक्ट नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएंगी, उनके करेक्शंस आप कर सकते हैं। कब तक, 24 दिसंबर तक। उसके बाद आपका जो प्री का एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा जिसको कहते हैं, वो 14 जनवरी को है। देखिए, एक चीज पे आपको एमपी जुडिशरी की तारीफ करनी होगी, वो पॉइंट यह है कि वो स्टार्टिंग से अपना पॉइंट क्लियर करके चलते हैं कि इस तारीख को एग्जाम होना है, इस तारीख को रिजल्ट होगा और उसके बाद अगला एग्जाम इस तारीख को होगा। ये पॉइंट यहां पे भी क्लियर है। 14 जनवरी को आपकी प्री की जो है एग्जाम है वो कराया जाएगा। 26 फरवरी को उसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि जो जो लोगों ने प्री को क्वालिफाई किया है उनका नाम या उनका रोल नंबर 26 फरवरी को हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेंस की जो परीक्षा है वो 30 मार्च और 31 मार्च 2024, यानी कि सोचिए मेंस में ही मुश्किल से 3.5 महीने या 3 महीने से थोड़े से ज्यादा बचे हुए हैं, और प्री के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है इस वक्त। उसके बाद जो 10 मई है उसमें आपके मेंस का रिजल्ट आ जाएगा और उसके हिसाब से फिर आगे के डेट्स बताए जाएंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू कब होना है।
तो ये तो हुई इस नोटिफिकेशन की बात की। ये नोटिफिकेशन असल में जो सिविल जज के पद आए हैं उनके डेट्स के बारे में डिस्कस करता है। तो आप अपने, अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं इस नोटिफिकेशन के तहत, तो आप अपना फॉर्म डाल दीजिए। यही हमारा आपको रिकमेंडेशन होगा। आप इस इंतजार में अभी बिल्कुल भी मत रहिए कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो तुरंत फॉर्म डाल दीजिए। अगर आप नहीं हो रहे हैं तो भले ही आप वेट कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कोई कोर्ट में चैलेंज होता है और उसमें कोई चेंजेस कोर्ट रिकमेंड करती है तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी तिथियां यहां पे लिखी हुई हैं ये चेंज भी हो सकती हैं। अगर कुछ चेंजेस हायर कोर्ट्स ने अगर रिकमेंड किए, ये चैलेंज हुआ तो हो सकता है डेट्स आगे बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल के लिए आप जो है अपना एप्लीकेशन डाल के छोड़ दीजिए अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ये जो पार्ट है वीडियो का, उसको जरूर देख लीजिएगा। पहले नंबर ऑफ पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल में हमारे पास 138 पोस्ट है, जिसमें से 6 जो है दिव्यांग यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 6 पद है इसमें इंक्लूडेड, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 138 है। और यहां से आप इसको देख सकते हैं 31 अनारक्षित है और बैकलॉग के 17 हो गए। तो इस तरीके से इसका जो डिवीजन है 48 पोस्ट जो है जनरल के हो गए। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। लेकिन मेरा तो टारगेट यही रहेगा कि आप केवल यहां पे आई करिए। आपके स्पेसिफिक कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं उसको देख के खुद को मोटिवेट डिमोटिवेट करने से बेहतर है कि खुद को ओवरऑल मोटिवेट करिए कि जो टोटल नंबर ऑफ पद है वो 138 है, मैं इन 138 में से एक जरूर हो सकता हूं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी हमें पता है। अब एलिजिबिलिटी, जहां पे आपको सबसे ज्यादा डाउट था, जहां बच्चे सबसे ज्यादा कह रहे थे कि पहले दिवाली में बम फोड़ा, फिर वर्ल्ड कप में हमारा दिल टूटा और अब दोबारा आपने यहां पे हमारा दिल टूट दिया, कितनी बार तोड़ेंगे? तो कोई बात नहीं, अब एलिजिबिलिटी को धीरे से क्रैक डाउन करते हैं। ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि वो क्वालिफाई नहीं होंगे, लेकिन शायद अभी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है सर, पात्रता क्या कहती है? पहली बात तो आप भारत के नागरिक हो। भाई अगर आप हैं भारत के नागरिक तो आप प्लीज अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अच्छे चरित्र के हैं, भाई आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर अच्छा है, आपका बैकलॉग कोई ऐसा नहीं है जिसमें आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई सस्पिशन या डाउट है, आप कभी पढ़ाई कर रहे थे और उस समय आपको कहीं से निकाला विकाला ना गया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है सर, ये भी हम कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अब भारत के विधिक परिषद, इसका मतलब क्या है कि भाई बार काउंसिल अप्रूव्ड अगर आपका इंस्टीट्यूशन है, यानी कि आपने जो अपनी एलएलबी की डिग्री है जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो आपने हासिल किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से करी है जो कि बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो, उसकी कंडीशंस को फुलफिल करता हो, उसके थ्रू लाइसेंस्ड हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। प्रॉब्लम नहीं है सर। ये 3 कैटेगरी तो हर बार आती है सर, हम उसके लिए बिल्कुल फुलफिल्ड है। कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा कॉलेज बार काउंसिल से एफिलिएटेड था कि नहीं था। बार काउंसिल में बहुत पंगे चल रहे हैं सर हमारे कॉलेज में, ऐसे सुनने में आ रहा है कि लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। आपको कहीं कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस लाइसेंस आपके कॉलेज का मिला था वो ऑलमोस्ट आपको हर कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसको आप यहाँ पे दिखा के अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई मांगता नहीं है, इनकेस अगर मांगा गया तो वो आपके काम आ जाएगा। वो कॉलेज वालों की प्रॉब्लम है कि उसको कब आगे एफिलिएट करवाते हैं। ठीक है सर, अब इसके साथ जो है ना, जो सबसे ज्यादा फंसाने वाली चीज है वो ये है कि कम से कम 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में निरंतर विधिक व्यवसाय। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने 3 साल तक लगातार एडवोकेट के रूप में कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करी हो, इसका मतलब है कि उसका मेन प्रोफेशन एडवोकेसी था, वो एडवोकेट था। वो नहीं कि आपने अपना एक लाइसेंस ले रखा और आप कभी जाते नहीं है, आप एडवोकेट थे, रजिस्टर्ड थे और आपने 3 साल तक लगातार इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस किया है। डिस्कस करते हैं इसके बारे में आगे। ये आगे आपको और थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इन 2 में से किसी एक कैटेगरी को फुलफिल करना है। या तो एलएलबी की डिग्री जब आपको मिली, तो एलएलबी की डिग्री जब आपको मिली तब आपका परसेंट जो था वो 70 या उससे ज्यादा का था, यानी कि आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं, यानी कि मान लीजिए अगर आपकी एलएलबी की डिग्री में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 5800 थे और उसमें आपने जो भी 4000 स्कोर किया, तो आप शायद प्लस कर जाएंगे। किससे? आप प्लस कर जाएंगे 70% से। तो अगर आप 70% से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तब आपका 3 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है, तब आप सीधे इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। और आप में से जो भी लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं 70% के ऊपर का, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सीधे जाके उस फॉर्म को भर दीजिए। अब जिन बच्चों का 70% से कम है परसेंटेज, उनके लिए कंडीशन क्या इंपोज है कि उन्होंने 3 साल की प्रैक्टिस हो। 3 साल की प्रैक्टिस कैसे हो? जब आप एलएलबी के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप अपना टेम्पररी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो करवाते हैं अपने हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन में जाके या बार काउंसिल में जाके। एक टेम्पररी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर के मिलने के 2 साल के अंदर अंदर आपने एआईबी का एग्जाम क्वालिफाई किया हो, और वो जो 3 साल की जो अवधि है वो काउंट करी जाएगी। कब से? जिस तारीख से आपको मिला था टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर। जो तारीख उस पर लिखी होगी ना, जो मंथ लिखा होगा, जो ईयर लिखा होगा, उससे लेके अगले 3 साल काउंट करेंगे। और टेंशन वहां पे नहीं है, उन 3 साल की अवधि में जो सबसे ज्यादा आपको टेंशन देने वाली बात है वो ये है कि सर
3 साल आपके होने चाहिए, ठीक है सर। उस 3 साल को अगर ऐसे ब्रेक डाउन करें 1, 2 और 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हर साल इंडिविजुअली 6 केसेस आपके नाम पे होने चाहिए। अब ये 6 केसेस में बच्चे कंफ्यूज हैं, ये क्या होना चाहिए? यानी कि अगर आपकी 3 साल की प्रैक्टिस है तो आपको हर एक ईयर में इंडिविजुअली 6 केसेस आपके नाम पे रजिस्टर होने चाहिए। और ये आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको जाके वहां पे प्रूफ सबमिट करना होगा, यानी कि वकालतनामा जो आप रजिस्टर करवाते हैं हर साल के 6, यानी कि पहले साल के 6, दूसरे साल के 6, तीसरे साल के 6 वकालतनामा आपको देने हैं। उसके साथ ही साथ आपको एक चीज और देनी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां के जो प्रिंसिपल जज हैं वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, किस चीज का? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि हाँ ये पर्सन जो है ये हमारे यहां पे पिछले 3 साल से लगातार एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है। और अगर आप हाई कोर्ट में हैं तो वहां के जो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार हैं वो आपको देंगे कि हाँ ये हमारे पास 3 साल से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। अब इसमें अटपटी बात क्या है पता है? इसमें अटपटी बात यह है कि हर साल 6 केस आपके नाम पे रजिस्टर होना, जो कि मुश्किल है। ऑर्डर्स में आपका नाम होना चाहिए और आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो वकालतनामा और ऑर्डर्स हैं, आप उनको लेके जाएंगे और उन जज साहब को देंगे, तब आपको कंटिन्यूएशन प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और सबसे ज्यादा बच्चों को तकलीफ भी यहीं पे है कि सर हमारी जो प्रैक्टिस है वो 3 साल की नहीं हो पाई है। और मेरा भी सबसे ज्यादा कंसर्न यहीं पे है। बहुत बड़े बड़े ज्यूरिस्ट, बहुत बड़े बड़े पीएससी मेंबर्स और बहुत बड़े बड़े लोगों के इसमें बड़ी बड़ी ओपिनियंस होंगे, लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपसे बात करूं, अगर मैं आपको एक फैसेट देने की कोशिश करूं कि ये क्या है, तो आप एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई बच्चा जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ता है और एक बच्चा एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ता है, हम आमतौर पे ऐसा देखते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बच्चों की परसेंटेज ज्यादा होती है। मेरे खुद के कुछ दोस्तों के हैं। तो एक ऐसा बच्चा जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से 90% लेके पास हो गया, वो इस एग्जाम में बैठ पाएगा। लेकिन कोई बच्चा जो कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में गया जहां पे थोड़ी सख्त चेकिंग होती है, आंसर शीट्स चेक होने के लिए बाहर जाती हैं, और उस केस में उसकी परसेंट आए 69.9। अब उस केस में क्या हुआ? उस केस में वो पर्सन जो है नहीं बैठ पाएगा उस एग्जाम में, क्योंकि मेहनत हो सकता है गवर्नमेंट वाले ने ज्यादा करी हो, लेकिन उस पर्सन ने प्राइवेट में जाके पैसे दिए थे और प्राइवेट में जाके एक इजीली चेकिंग हो गई उसकी, तो इसीलिए उसको क्या हुआ, इस एग्जाम में बैठने का मौका मिल गया। तो एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट इंस्टेंस पे ही ये आर्बिट्ररी है। दूसरी चीज इसके बारे में आपको जान लेनी चाहिए। दूसरी क्या है? ये रूल भी इतना आसान नहीं है 70% वाला। अगर आपके 70% मार्क्स हैं तो 70% मार्क्स आपके कंटिन्यूएशन में होने चाहिए। आपने सारे के सारे एग्जाम्स को कंटिन्यूएशन में निकाला होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई सप्लीमेंट्री या एटीकेटी, इसका मतलब क्या है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, आपको दोबारा वो एग्जाम देना पड़ गया, या किसी कारणवश आप एग्जाम नहीं दे पाए और आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ा, ये नहीं होना चाहिए। आपने एक गो में सारे के सारे पेपरों को निकाला हो, सारे के सारे पेपरों को अटेम्प्ट किया हो, बिना बैक लगे किसी भी पेपर में अगर आपने निकाला है और 70% को अचीव किया है, तब आप एडवोकेसी को दिए बिना सीधे आइए और अपना एग्जाम दे दीजिए। इसमें एक रिलीफ भी है। रिलीफ क्या है कि जो बच्चे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, यानी बैकवर्ड क्लासेस के जो बच्चे हैं, उनको 50% का रूल है कि अगर उनके 50% मार्क्स हैं तो वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ चीजें जो हैं, ये देखिए यहां 50% लिखा हुआ है। आपको अगर डाउटफुल रहे तो आप यहां पर रेफर कर सकते हैं। 50% अंक। अब दूसरा सर इसमें गलत चीज क्या है? दूसरी गलत चीज यह है कि हमारा जो लीगल एजुकेशन सिस्टम है वो अभी इतना आपने फॉर्मुलाइज नहीं किया है, इतना पीरियोडिक वे में नहीं चलाया है, इतना कांस्टेंट नहीं किया है कि हर जगह पे हर इंस्टीट्यूशन में सेम तरीके से कॉपियां चेक हो रही हैं। क्या बार काउंसिल इस बात की गारंटी ले सकता है कि जो इंस्टीट्यूशन केरला की कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ की कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोनों सेम तरीके से आंसर शीट चेक कर रही हैं, दोनों के सिलेबस एकदम सेम है, दोनों के क्वेश्चन पेपर का लेवल सेम है और दोनों के मार्क्स देने का लेवल सेम है? अगर ये सेम होता तब एक तरह से कायदे से ये चीज सही होती कि 70% का मार्क्स की मिनिमम वैल्यू आप लगा देते। और 70% ग्रेड 1 के मार्क्स हैं, बहुत टॉप क्वालिटी मार्क्स हैं। एलएलबी में लाने में हालत खराब हो जाती है कई इंस्टीट्यूशन में 70% मार्क लाना, और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां 70 से 75% के मार्क्स लाने वाले बच्चे को गोल्ड मेडल मिल जाता है। तो ये चीज फर्स्ट इंस्टेंस पे बहुत ज्यादा गलत है। अब बात करें 3 ईयर प्रैक्टिस की। 3 ईयर प्रैक्टिस पता है क्यों नो कॉन्फिडेंस वाली चीज है? वो इसलिए चीज है गड़बड़ क्योंकि इस चीज में आपने एक चीज को नलिफाई कर दिया। क्या? कि जो पर्सन जस्ट एलएलबी करके आया है और अगर उसके परसेंट 70 नहीं है तो वो पर्सन सीधे एलएलबी अपना जुडिशरी का एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। यानी उसके
करियर के 3 साल क्या हो गए, पहला अटेम्प्ट देने से ही पहले वेस्ट हो गए, और वो अपनी सीनियरिटी मिस करेगा सिविल जज बनने के बाद। तो ये कुछ गलतियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं जिसको हम बहुत स्ट्रिक्टली अपोज करते हैं। लेकिन अब देखते हैं इसके बारे में आगे क्या डिसीजन होता है। आई थिंक यहां पे कुछ रिलीफ मिलना चाहिए 70% में, और कुछ रिलीफ 3 ईयर प्रैक्टिस में भी होना चाहिए, क्योंकि आप सोच के देखिए हर साल के 6 केस यानी कि टोटल 18 केस आपके नाम पे रजिस्टर होने चाहिए, तब आप जाके एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है सर। अब इसके साथ यहां पे आपको पता चल जाएगा, अधिवक्ता के रूप में निरंतर प्रैक्टिस की अवधि के समापन अभ्यर्थी प्रवृत्ति नामांकन की दिनांक से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ये आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके 6 हर साल हो गए हैं तो आप अपने प्रिंसिपल जज के पास जाइए या प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पास जाइए, जिस भी कोर्ट में आप हैं, और अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करिए और उसके बाद अपने फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि हम यहाँ पे सीधे फॉर्म भर देते हैं, क्या दिक्कत है, किसको पता चलेगा। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप अभी भी एलिजिबल नहीं है तो आप थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि आपके हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे बर्बाद जाएं, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। ये यहां पे आ गया सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। ये किसके लिए है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। सहायक लोक अभियोजक जो कि एडीपीओ है, तो एडीपीओ के लोगों के लिए यहां पे दिया हुआ है कि भाई एडीपीओ के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, यानी जो एडीपीओ हैं उनको हम एज एन एडवोकेट का उनका एक्सपीरियंस क्या मानेंगे। तो यहां पे एक केस का उन्होंने दे दिया है कि इस केस में वो जो केशव कौशिक जी वाला जो केस था 2013 का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसी को माना जाएगा, जिसमें जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूं उस केस में अलाउ कर दिया गया था कि उनको एज एन एडवोकेट काउंट किया जाएगा, ताकि वो सिविल जज की परीक्षा में बैठ पाए या सिविल जज की परीक्षा को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब उसके साथ ही साथ निरंतर विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र समर्थन अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष की 6 मामलों में आदेश पत्रिकाएं हर साल, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल 6 ऐसे मामलों की आदेश पत्रिकाएं, आदेशों, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियां, यानी कि जो भी ऑर्डर आया है, जो भी जजमेंट आया है, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ भी अगर आपके केस में आया है जिसमें आपका नाम एज एन एडवोकेट लिखा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट चलेंगे और हर साल में 6 होने चाहिए और टोटल में 18 होने चाहिए, तभी 3 साल का मिनिमम वो रिक्वायरमेंट क्वालिफाई होगा। ठीक है सर, इसके बारे में तो डिस्कशन हो गया है। आयु सीमा की भी बात कर लेते हैं। मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 जनवरी 2024। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर किसी को एज का कंफ्यूजन है तो आप गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर पे जाइए और अपनी एज को डाल के चेक कर लीजिए। 1 जनवरी 2024 में उसकी उम्र मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। यानी 21 से 35 वर्ष के लोग के बीच में जो लोग हैं, यानी 21 के हैं या जस्ट 35 के होने वाले हैं, तब भी आपके लिए उसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसके साथ ही साथ 3 साल का रिलीफ है बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए, कि वो 3 साल का रिलीफ ले सकते हैं। और उसके साथ ही साथ 38 वर्ष की जो आयु का रिलीफ है वो उनको भी दिया गया है, जो कि शासकीय सेवक हैं। ये आप देख सकते हैं खुद से, इसमें ऐसा कुछ हमारे पास हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है। और उसके साथ ही साथ फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि कैटेगरी में आता है PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके बारे में हमको पता है हर एग्जाम का कॉमन होता है 40% या उससे ज्यादा की डिसेबिलिटी को ही फिजिकली हैंडीकैप माना जाता है। ठीक है सर। और इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप के लिए था, तो ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। एलिजिबिलिटी को लेकर आपके मन में जो डाउट था आप उसको क्लियर कर लीजिए। क्या डाउट क्लियर रखना है, 70% अगर आप जनरल हैं, 50% अगर आप बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं। अगर आपको एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए तो आपको 3 साल की प्रैक्टिस शो करनी पड़ेगी, उस तारीख से जब से आपको टेम्पररी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है मिला था। शर्त यह है कि हर साल आपके 6 कम से कम केसेस होने चाहिए, यानी कि टोटल में 18 मिनिमम, जिसमें आपको ऑर्डर के या जजमेंट की कॉपीज को प्रोवाइड करना होगा प्रूफ करने के लिए कि आप उस केस में इन्वॉल्व थे। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में भी कुछ चेंजेस है सर, लेकिन बुरी बात है ना, पिछले वाले स्लाइड पे खत्म हो गई। यहां पे अच्छी बातें हैं, पता है क्या, सिलेबस में 3 जो है नए टॉपिक्स टाइप कुछ ऐड आपको मिलेगा, और उसके साथ ही साथ ये मुझे लगता है आपके भले के लिए हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले सिलेबस को देख लेते हैं। भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। CPC है, फिर उसके बाद TPA है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट है, फिर उसके बाद आपके पास ये जितने भी आपने देखे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 लोकल हैं, फिर उसके बाद एविडेंस है, फिर उसके बाद IPC है। ये सब हमारे पास था और इन सब का वेटेज वैसे का वैसा ही है, हमें कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है सर। अब यहाँ पे आइए, ये आपका CRPC हो गया, कोई बात नहीं, इन तीनों को जरा ध्यान से देखिए। ये है RTI, जुवेनाइल जस्टिस और पॉक्सो। ये 3 नए एक्ट जो हैं वो ऐड हो गए हैं और आपको यहां पे दिख रहा होगा सामान्य ज्ञान 10, कंप्यूटर ज्ञान 10 और अंग्रेजी ज्ञान 10। ये पहले 20 हुआ करता था जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, और जीके में ये 20 होता था। इसके 10 हटा के यहां पे ये 4,
3-7 और 3-10, यानी कि ये 3 नए सब्जेक्ट ऐड किए। कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस होंगे कि सर आरटीआई, पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस, इसके बारे में हमें सही से पता नहीं है, नए एक्ट ऐड कर दिए। लेकिन मेरे ख्याल से आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आप लॉ के बाहर के डोमेन के सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मुश्किल होगी एज इन कंपैरिजन टू लॉ के माइनर सब्जेक्ट्स। और ये लॉ के बहुत ही माइनर और बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको कवर कर पाएंगे। तो इसलिए ये एक तरीके से लॉ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही हुआ कि उनको ये जो थे ना 3 सब्जेक्ट मिल गए। इसी बहाने आपकी नॉलेज भी इनहांस हो जाएगी और उसके साथ ही के साथ ये आपको केवल हेल्प करेंगे आपकी पढ़ाई में। आप केवल पेज पलटिए, उनको खत्म करिए, सेक्शंस को, कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन था हमारा जो कि एमपीसीजे का आया था, जिसके बारे में हमने एक डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी मन में कोई डाउट रह गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम वहां क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आखिरी में जो आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से पहली तो अच्छी बात यह है कि भाई एमपी में पोस्ट आ गए जो कि हर साल आते हैं, तो आपके पास एक मौका हो गया तैयारी करने का। हाँ, लेकिन जो चीजें इन्होंने चेंज करी हैं, अभी तक क्लियर नहीं किया था इन्होंने कि हाँ ये प्रैक्टिस को लाएंगे तो किस तरीके से लाएंगे। नोटिफिकेशन में क्लियर किया और जो किया वो गलत किया। मेरे ख्याल से ये चीज इतनी सही नहीं है, इसमें रिकंसिडर करना चाहिए जो भी अथॉरिटीज हैं उनको, और उनको सोचना चाहिए कि अगर लॉ जो है, यानी लॉ का जो फील्ड है, लॉ के जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं पूरे देश में, वो अगर एक तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं है, वहां पे एक तरह के पेपर और एक तरह के आंसर नहीं लिखे जा रहे हैं, वहां पे एक तरीके से बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, और मार्किंग स्कीम भी अगर हर इंस्टीट्यूशन की अलग है, तो उनको नापने का तरीका भी सेम नहीं हो सकता। और साथ ही साथ जहां तक प्रैक्टिस की बात है, तो हाई कोर्ट को यह बात अपने मन में क्लियर करनी पड़ेगी कि उनको कैसे कैंडिडेट चाहिए। उनको एक तरफ उनको यंग कैंडिडेट चाहिए जो कि हायर जुडिशरी तक जा पाए, और अगर आपको यंग कैंडिडेट चाहिए तो आपको ये 3 साल की प्रैक्टिस को थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। और ये जो 6 साल आपने जो 6 केसेस डाले हैं पर ईयर, वो भी आपको उसमें थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ेगा। आप चाहें तो ये कर सकते थे कि आज से हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जो कि इंप्लाई करेगा आज से 3 साल बाद से, यानी कि 3 साल बाद से अब जो भी नोटिफिकेशंस निकलेंगे उनमें ये कंडीशन इंप्लाई होगी। इसके साथ ही साथ मैं मेडिकल प्रैक्टिस की एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपके जो फ्रेंड्स एमबीबीएस कर रहे होंगे, उनसे आप पता करिएगा कि वो अपने सेकेंड ईयर से ही हॉस्पिटल में एंगेज हो जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस वहीं से शुरू हो जाती है, और वो प्रैक्टिस काउंटेबल भी होती है। और वो आखिरी का जो उनका साल होता है ना, वो पूरा समय इंटर्नशिप में गुजारते हैं हॉस्पिटल के अंदर ही। और ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये भी प्रोफेशनल्स हैं हमारी तरह। अगर हमारे करिकुलम में भी ऐसे चेंजेस आए कि स्टूडेंट्स को 4th ईयर और 5th ईयर से कोर्ट में एंगेज कर दिया जाए, तब वो 3 साल की प्रैक्टिस एक तरह से बहुत इजीली जस्टिफिएबल है। लेकिन हमारे यहाँ वो 5 साल की एलएलबी पूरी कॉलेज में करने के बाद वो एकदम से कोर्ट आता है। एआईबी का एग्जाम जो कि साल में एक बार होता है, उसके भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब होगा, नहीं होगा, कितने बच्चे उसको क्वालिफाई करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन सब के बीच ये नोटिफिकेशन आया और इसमें कुछ चीजें हैं जो गलत हैं। अब हमें सिर्फ वेट करना है और इंतजार करना है कि अथॉरिटीज अपने कुछ करेक्शंस करते हैं कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। इसके बारे में जो भी डेवलपमेंट होगी हम उसके लिए आपके पास वीडियो लेके आते रहेंगे। उसके साथ ही साथ अब जाने से पहले आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन देके जाता हूं। छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आपके लिए गुड न्यूज है। आप में से जितने भी लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था, उन लोगों का इंटरव्यू कॉल आ चुका है 5 तारीख से 14 दिसंबर, यानी कि 5 दिसंबर से 14 दिसंबर 2023 में ये इंटरव्यू होना है। यानी कि नेक्स्ट मंथ आपके इंटरव्यूज आ चुके हैं, और इसीलिए कंपटीशन कम्युनिटी लेके आ रहा है फ्री में मॉक इंटरव्यू। यानी कि आप हमारे कंपटीशन कम्युनिटी मंगला चौक बिलासपुर में आके फ्री में अपना मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। वो पूरी तरह से डिजिटलाइज इंटरव्यू होगा, जहां पे आप सामने बैठेंगे एक पैनल के सामने, जो कि बहुत ही डेकोरेटेड पैनल होगा, और आपका वो वीडियो लाइव रिकॉर्ड होगा, और आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिया जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपने क्या गलतियां करी और क्या गलतियां नहीं करी। तो ये वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर अभी भी मन में कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और कोई भी गलत चीजें नहीं सोचनी है। अपने लिए पॉजिटिव रहना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड वी विल होप कि ये करेक्शन जरूर होगा और आप में से किसी के भी राइट्स वायलेट नहीं होंगे। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।